हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ग्रासरूट एकेडमी। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जुलाई महीने का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को मैंने कोशिश किया है कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया। तो जो भी जुलाई महीने का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था उसको आपके सामने रखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है जुलाई में वो देख लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि परीक्षा लीक मामलों के लेके इस बार सरकार ने कुछ काफी रुझान दिखाया है, तो उसको लेके कुछ चीजें न्यूज में थी। तो परीक्षा लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें इसमें से विशेष बनाई जाएंगी। और जो विशेष न्यायाधीश है वो जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा साहब है। अधिकार क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो जस्टिस साहब है इनके अधिकार क्षेत्र है। और कानून लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लाए। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो पेपर लीक हुआ था ना उसको अब क्या जो भी कहीं भी अगर पेपर लीक होता है तो उसको एक फास्ट ट्रैक सिस्टम में डाला जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो, संतृप्त हो, ठीक है, उनको सजा मिल सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जनादेश की बात करें तो चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने मतलब 90 दिन के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, परीक्षा लीक मामलों के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जिसके विशेष न्यायाधीश होंगे वो है जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा। अगला देखते हैं कि कैबिनेट में फेरबदल जो हुआ है उसको देखते हैं। तो आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया। ठीक है, किसके स्थान पर? धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 75(2) के अंदर आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, जो मिनिस्टर है अब वो रिजाइन देके या उसकी कोई और पोजीशन ले सकता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 75 क्लॉज 2 भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये चीज प्रोवाइड करता है, जिसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, पीएम की सलाह पर इस्तीफा मंजूर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, तो दिमाग में बना के रखिएगा। अगला, परीक्षा प्रणाली सुधार का टास्क फोर्स अध्ययन नंदन नीलकड़े जो कि सह संस्थापक है इंफोसिस। प्रमुख सदस्य के कौन कौन से हैं? तपन डेका जो कि पूर्व आईबी के निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, एस सोमनाथ जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष, वी कामकोटी जो कि निदेशक रह चुके हैं आईटी मद्रास के निदेशक है, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव और अमृतलाल मीणा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो भी परीक्षाएं हो रही है जो लीक हो रही है इनमें सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, लोगों से कमेटी क्या होती है ना कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, जिसके जो तजुर्बेकार लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि हम किस फील्ड में क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये है, इसका उद्देश्य क्या है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में संरचनात्मक सुधार, डेटा सुरक्षा बढ़ाना और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए बात की जाएगी परीक्षा प्रणाली सुधार पर जो टास्क फोर्स बनाया गया उसके अंतर्गत। अगला फैक्ट देखते हैं, सेवा उत्पादन सूचकांक। तो जारीकर्ता केंद्र सरकार, आधार वर्ष इसका क्या है 2024-25 है। कवरेज 19 उप क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का लगभग 60% मतलब ये कवर करेगा। और इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात करें तो प्रत्येक 60 दिनों में जारी होने वाला मासिक परीक्षण सूचकांक है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 2 सवाल पूछ सकता है। ठीक है, सेवा उत्पादन सूचकांक कितने दिनों में जारी होता है? तो प्रत्येक 60 दिनों में। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? केंद्र सरकार है। आधार वर्ष क्या है इसका 2024-25 है। ठीक है, अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में रही हैं। तो सबमरीन केबल सिस्टम, ठीक है, हुआ क्या है कि लाइट स्टॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल और टाटा कम्युनिकेशन ने हस्ताक्षर किया है। जो क्या करेंगे कि प्रशांत क्षेत्र के जितने भी मतलब आप नाम से देखिए सबमरीन केबल सिस्टम, ठीक है, I2C। तो ये समुद्र के नीचे केबल बिछाएंगे बेटर फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब बेटर नेटवर्क कनेक्शन के लिए। ठीक है, उसी की बात की जाइए और इसको 2034 तक 2029 तक कंप्लीट करना है। इसकी लंबाई क्या है? 36 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एआई और क्लाउडेड वर्कलोड के लिए उच्च क्षमता वाली अंडर सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सबमरीन केबल सिस्टम क्या है? ठीक है, कुछ इसके सिग्नेटरीज हैं, कौन कौन है याद रखिएगा, लाइट स्टॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट है, सिंगटेल है, टाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा ये चारों, या फिर हो सकता है कि रिलायंस डाल दे, टाटा हटा दे, तो पूछ लेगा इनमें से कौन से नहीं है। तो याद रखिएगा टाटा कम्युनिकेशन है और इसका लंबाई है 36 किलोमीटर। रूट भारत, मलेशिया और सिंगापुर को ये जोड़ेगा। और इसका मेन काम क्या होगा कि जो भी आजकल इंटरनेट का एआई में और क्लाउड वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, तो उसमें
बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये अपना उद्देश्य निभाएगा और इसका जो कंप्लीट करने का लक्ष्य है वो 2029 है। ये चीज याद रखिएगा। बात करते हैं निवेश अनुकूलता सूचकांक की। ठीक है, कौन जारी करता है? पहला सवाल देखिए, कोई भी सूचकांक होता है उसमें आपको दो चीज तो बहुत परफेक्ट याद रखना होगा। पहला चीज कि जारीकर्ता, और दूसरा अगर उसमें भारत है तो भारत कौन से पोजीशन पे है, रैंक पे क्या है, वो भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक, ठीक है, 2026 IFI 2026 जारी करता नीति आयोग, और ये पहला संस्करण है। ठीक है, तो अगर ये पहला संस्करण है तो अपने आप में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि कौन जारी करता है और ये कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा नीति आयोग जारी करता है और पहला संस्करण है। ठीक है, इसके ढांचे की बात करें तो 8 स्तंभों और 84 संकेतकों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया जाना है। प्रदर्शन श्रेणी की बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस जो 50 से ज्यादा होंगे वो टॉप परफॉर्मेंस माना जाएगा, लीडर्स 45 से 50 के बीच, इमर्जर्स 40 से 45 के बीच, और एस्पिरेंट्स 40 से नीचे वालों को माना जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा राज्य किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले गुजरात श्रेणी देख लेते हैं, रैंक देख लेते हैं कौन कौन सा रैंक मिला है। तो समग्र शीर्ष राज्य में कौन? गुजरात है, जिसका स्कोर है 56.6। अपन ने पहले देख लिया था कि जो 50 के ऊपर हुए उन्हें टॉप परफॉर्मर माना जाएगा। तो 56.6, रैंक 2 पे महाराष्ट्र 53.7, रैंक 3 पे तमिलनाडु 53.3। उत्तर प्रदेश की स्थिति मतलब अब यूपी से है, यूपी का एग्जाम देंगे हम लोग, पीसेस वगैरह, लोअर पीसेस वगैरह, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की स्थिति रैंक 19 और स्कोर है 45, और स्कोर 45 इसके अंदर आता है, स्कोर 45 आता है इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का स्कोर है 47.5। ठीक है, मतलब पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे है असम, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य में तो गोवा रैंक 1 है, दिल्ली रैंक 2 है, चंडीगढ़ रैंक 3 है। याद रखिएगा ये निवेश अनुकूलता सूचकांक। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से पहला संस्करण है, नीति आयोग जारी करता है, तो थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, खासकर ये याद रखिएगा कि शीर्ष राज्य में कौन कौन सा है। स्कोर हो सकता है आपसे ना पूछा जाए कि 56.6 से थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है अक्सर, लेकिन रैंक जरूर याद रखिएगा कि रैंक 1, 2, 3 पे कौन कौन सी है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति याद रखिएगा, स्कोर 45 है, रैंक 19 है। ठीक है, अब बात करते हैं विपो विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026 की। तो कौन जारी करता है? सबसे पहले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो और लुइस बिजनेस स्कूल। कौन कौन जारी करता है? विश्व अमृत निवेशक रिपोर्ट विपो कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो और लुइस बिजनेस स्कूल। ठीक है, उच्चतम निवेश तीव्रता जो बोलते हैं ना कि उच्चतम निवेश तीव्रता पे कौन सा देश है जो ऊपर आता है, अग्रिम श्रेणी में है, तो स्वीडन, यूएसए और फ्रांस। और अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि भारत, जापान और फिलीपींस। याद रखिएगा विपो, सबसे पहली चीज विपो याद रखिएगा कि कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और लुइस बिजनेस स्कूल जारी करता है। सबसे बड़े निवेशक की बात करें तो यूएसए नंबर 1 पे, जापान 2 और जर्मनी तीसरे पे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला बात करते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो जुलाई महीने में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रही है इन्वायरमेंट को लेके, उसको देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल में शामिल, क्या सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के चार साइट्स ऐसी हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आप पिछली 3 कौन सी है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र था। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सत्र था और कहाँ हुआ था, तो 48वां था, बुसान दक्षिण कोरिया में ये हुआ था। नया शिलालेख की बात करें तो सारनाथ जो किसे शामिल किया गया, तो सारनाथ जो कहा है वाराणसी यूपी के पास बौद्ध स्थल में है। ठीक है, भारत के कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए? 45, जिसमें से देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने सांस्कृतिक है, कितने प्राकृतिक है और कितने मिश्रित है। तो याद रखिएगा टोटल अब 45 है सारनाथ को शामिल करने के बाद, जिसमें से 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक लीडर की, तो इटली 61 यूनेस्को स्तर के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। ठीक है, और एक फैक्ट याद कर लीजिए कि माउंट ओलंपियस ग्रीस और डी-डे लैंडिंग ब्रिजेस भी ये शिलालेख है, मतलब अनउल्लेखनीय शिलालेख जो भी जो इंपॉर्टेंट है, माउंट ओलंपियस ग्रीस ये भी है, और डी-डे लैंडिंग ब्रिजेस ये कोई एक बार ऑप्शन में पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने ऐसे डाल दिया है। ठीक है, और इसमें इसलिए येलो हाईलाइट भी करना जरूरी था। अब देखते हैं एक नई जीवाणु की प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्राइको, इसका नाम है ब्राइकोबैक्टीरियम नेताजी। क्या नाम है? ब्राइकोबैक्टीरियम नेताजी। कहाँ खोजा गया? पहला सवाल यही पूछेगा आपका, तो हुगली नदी, गंगा नदी के बेसिन में खोजा गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। खोजकर्ता नेताजी महाविद्यालय। ठीक है, जो इसका नाम है ब्राइकोबैक्टीरियम नेताजी। तो नेताजी जो हुआ है वो
नेताजी महाविद्यालय के नाम से ही लिया गया है। ठीक है, वर्धमान विश्वविद्यालय, ISI, BHU और हिरोशिमा विश्वविद्यालय जापान की टीम ने इसे खोजा है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो भारी धातु प्रदूषण के प्रति उच्च सहनशील होता है, जहरीले रसायनों और औद्योगिक अपशिष्टों को तोड़ने की क्षमता रखता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पीसीज देखिए वैसे तो बहुत ज्यादा फोकस करता नहीं है पीसेस वगैरह की, कोई नई स्पीसीज पे, खासकर बैक्टीरिया, वायरस, इस सब पे, लेकिन कुछ इसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है कि भारी धातु प्रदूषण के प्रति उच्च सहनशीलता, जहरीले रसायन और औद्योगिक अपशिष्टों को तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं बाघ पुनर्वास और राष्ट्रीय कार्यशाला 2026 के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं, आयोजक कौन है? आयोजक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, राजस्थान सरकार के सहयोग से। स्थान अलवर राजस्थान। उद्घाटनकर्ता भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, NTC का फुल फॉर्म हमको पता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो बाघ पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2026 आयोजित की गई। ठीक है, उसमें आयोजक कौन है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और पर्यावरण मंत्रालय जो कि राजस्थान सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। कहाँ पे? अलवर राजस्थान में। उद्घाटन किसने उद्घाटन किया था? तो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही है जुलाई में। तो सबसे पहले विक्रम-1 स्काईरूट एरोस्पेस प्रकार भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित बहुचरणीय कक्षीय रॉकेट। कक्षीय रॉकेट मतलब ऑर्बिटर रॉकेट, कार्बन कंपोजिट संरचना, 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है, लॉन्च साइट SDSC सहार श्रीहरिकोटा। मिशन का नाम है मिशन आगमन। क्षमता है 350 किलोग्राम, लो अर्थ ऑर्बिट तक, लियो तक। ठीक है, और वैश्विक मील का पत्थर। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निजी कक्षीय लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश, मतलब यूएसए और चीन के बाद तीसरा देश बना। तो इसलिए ये विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया के लिए, और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि निजी कक्षीय जिसे अपन बोलते हैं ना ऑर्बिटल रॉकेट की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बना। ठीक है, यूएसए और चीन के बाद तीसरा देश बना। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अपन किसी किसी को पता होगा ना विक्रम ऐसा, तो वो सब ऑर्बिटल था। जो विक्रम था ना वो 2022 में जो लॉन्च हुआ था वो सब ऑर्बिटल था। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये निजी कक्षीय लॉन्च है, मतलब निजी जो अपना बोलते हैं ना कि ऑर्बिटल रॉकेट का ये। अगला बात करते हैं लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, LSST प्रोजेक्ट। तो वेधशाला, अब ये कहाँ पे सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम ये कहाँ किया गया? ठीक है, और क्या ऐसी खासियत रही है? तो वेधशाला वेरा शी रूबिन वेधशाला सेरो पैचन चिली। कितनी ऊंचाई पे? लगभग 8,684 फीट की ऊंचाई पर ये किया गया। उपकरण दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा उपयोग किया गया, जिसका जो मेगापिक्सल वो लगभग 3200 मेगापिक्सल है। ठीक है, अवधि की बात करें तो ब्रह्मांड का डायनामाइट टाइम लैप्स मैप बनाने के लिए दक्षिणी आकाश का 10 वर्षीय ऑप्टिकल सर्वेक्षण किया जाना है। ठीक है, अवधि की बात कर रहा है, कितने अवधि के लिए? तो ब्रह्मांड का डायनेमिक टाइम लैप्स मैप बनाने के लिए दक्षिणी आकाश का 10 वर्षीय ऑप्टिकल सर्वेक्षण किया जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं गगन की। तो गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन की। तो डेवलपर्स इसरो और AAI। ठीक है, 2015 से इसका चालू हुआ है। याद रखिएगा, पूछेगा कि किसने डेवलप किया है, किसने किसने मिलकर डेवलप किया है? इसरो और AAI ने। ठीक है, उपलब्धि क्या है? DGCA ने गगन SBS सिस्टम जून 2026 का उपयोग करके भारत के पहले वाणिज्यिक जेट लैंडिंग दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी रेस्क्यू मिशन। तो इसमें क्या है उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी रेस्क्यू मिशन का उद्देश्य क्या है? तो नासा की स्विफ्ट गामा रे बस्ट ऑब्जर्वेटरी के लिए कक्षा वृद्धि मिशन, मतलब ऑर्बिटर की जो होगी वो संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, लॉन्च वाहन इसका क्या होगा? मार्शल द्वीप से कैटलिस्ट स्पेस का LINC अंतरिक्ष यान ले जाने वाला पेगासस रॉकेट है। लक्ष्य क्या है? सौर तूफानों के कारण वायुमंडलीय री एंट्री को रोकने के लिए कक्षा को ऑर्बिट को 240 किलोमीटर तक बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए ये चीजें होता क्या है ना कि साइंस से क्वेश्चन करंट अफेयर से काफी बनते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट था जुलाई में, ठीक है, एक दो स्लाइड में मैंने उसको डाल दिया। एक बार देख लीजिएगा, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। PDF अगर आप एक बार PDF पढ़ लेंगे तो सब कुछ एज इट इज क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्योडेंका डेंगू वैक्सीन के बारे में। डेवलपर तो टेकेडा जापान में ये डेवलप किया गया और DCGI द्वारा, भारत के DCGI द्वारा ये स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, कवरेज सभी 4 सीरोटाइप्स है। ठीक है, हर तरह के सीरोटाइप्स को ये इलाज करेगा। डेन 1 to 4 के खिलाफ ये ट्रिवलेंट वैक्सीन जनरेट करेगा और आयु वर्ग इसकी 4 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए, मतलब 4 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत है। कोई पूर्व टीकाकरण स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, और वही 2 खुराक लिया जाएगा ये। पर आप कितना याद रखना है, सिंपल सा याद रखना है कि क्वेडेका पूछेगा सीधा सा कि डेंगू की वैक्सीन कौन सी है और कौन बनाया, तो याद रखिएगा डेंगू वैक्सीन है क्यूडेंका, ठीक है। डेवलपर कौन है, तो डेवलपर है टेकेडा जापान, और यह डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत है, डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं अक्विलिन, ठीक है, वंस वीकली इंसुलिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर जिनको जो इंसुलिन लेते हैं, ठीक है, तो वीकली में उनको क्या होता था कि डेली लेना पड़ता था, अब वीकली में मतलब वीक में एक बार इंसुलिन लेना पड़ेगा। डेवलपर है नोवो नॉर्डिक्स डेनमार्क, खुराक टाइप 1 और टाइप 2 के मधुमेह के लिए 700 यूनिट मिली साप्ताहिक खुराक, वैश्विक स्थिति अब के लिए लॉन्च करने वाला भारत 7वां देश है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने इसलिए डाल दिया कि जैसे एक्विडेंका याद होना चाहिए, अब के लिए याद होना चाहिए कि हाँ ये साप्ताहिक इंसुलिन के बारे में बात करता है, ये डेंगू की वैक्सीन के बारे में बात करता है, तो ये मंथली अगर आप थोड़ा देखते रहेंगे ना, तो लास्ट में थोड़ा ज्यादा आपको नहीं लगेगा, इसीलिए। अब बात करते हैं प्लेसेंटा ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म, तो प्लेसेंटा ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, डेवलप कौन किया था, देखिए डेवलपर आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता है कि कोई चीज है तो कौन डेवलप किया, तो आईआईटी बॉम्बे और आईसीएमआर नीरज मुंबई ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। महत्व इसका क्या है कि गर्भकालीन मधुमेह मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज का अनुकरण करने के लिए मानव प्लेसेंटल बाधा कार्यों, ठीक है, ग्लूकोज परिवहन हार्मोन स्राव को नकल करने वाला भारत का पहला माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैसा प्लेटफॉर्म है, तो माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन यही से उठाया जाएगा। और प्लेसेंटा ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म डेवलप कौन किया, आईआईटी बॉम्बे और आईसीएमआर नीरज ने किया है, ठीक है। इसका महत्व क्या है कि गर्भकालीन मधुमेह मतलब जस्टेटाइनल, मतलब कि जब गर्भ के दौरान होती है ना महिलाएं, तो उसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड या जस्टेटाइनल डायबिटीज का अनुकरण करने के लिए मानव प्लेसेंटल बाधा कार्यों ग्लूकोज परिवहन हार्मोन स्राव का नकल करने वाला भारत का पहला माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल फार्मेसी, ठीक है, क्वांटम स्टेट, फ्रैक्शनल फार्मेसी क्वांटम स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि कौन खोजा, क्या है चीजें, ये याद रखिएगा। खोज वन डे टीबो के नैनो केल्विन तापमान पर लगभग 70,000 के आसपास सीजियम परमाणु को ठंडा करके हासिल की गई एक दुर्लभ वन डी क्वांटम अवस्था है, ठीक है, जो प्रतिकारक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव शक्तियों के बीच अंतर परमाणु बलों को चक्रित करती है, ठीक है। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शनल फार्मेसी, फ्रैक्शनल जब कोई काम बहुत फ्रैक्शन में हो ना, बहुत चीजें को बहुत कम गैप में हो, तो उसको बोलते हैं ना फ्रैक्शनल। तो वन डी ट्यूब के नैनो केल्विन तापमान पर लगभग 70,000 सीजियम परमाणुओं को ठंडा करके हासिल की गई दुर्लभ वन डी क्वांटम अवस्था है, जो प्रतिकारक रिपल्सिव और आकर्षक अट्रैक्टिव शक्तियों के बीच अंतर परमाणु बलों को चक्रित करती है, इतना याद रखिएगा बस। सौर चुंबकीय गतिविधि की बात कर लेते हैं, सौर चुंबकीय गतिविधि मैपिंग की, तो संस्थान डीएसटी के तहत एराइज कहा, नैनीताल, ठीक है। विधि कोडाइकनाल और सौर वेधशाला से 100 वर्षों मतलब 1916 से 2007 के सन चार्ट का डिजिटाइजेशन करके यूनिट मशीन लर्निंग मॉडल लागू किया, ठीक है। तो सौर चुंबकीय गतिविधि की मैपिंग की गई कहां पे, डीएसटी के तहत एरेज नैनीताल में, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। किया क्या गया, विधि क्या है, कैसे करते हैं, तो कोडाइकनाल और वेधशाला से 100 वर्षों मतलब 1916 से 2007 के सन चार्ट का डिजिटाइजेशन करने के लिए यूनिट मशीन लर्निंग मॉडल लागू किया गया। आगे देखते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम है वो देखेंगे। तो देख लेते हैं भव्य रसायन योजना, BIDY रसायन। तो अब कोई भी योजना पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज पढ़ना इसका जरूरी होती है। एक तो सबसे पहले कि कौन सा मंत्रालय, फिर उसका उद्देश्य, ये दोनों तो बहुत जरूरी है, मंत्रालय उद्देश्य, उसके बाद अवधि और फंडिंग मॉडल की सेंटर कितना देगा, स्टेट कितना देगा, ये भी पढ़ना होता है। सबसे पहले देखते हैं भव्य रसायन योजना, BIDY रसायन। तो नोडल मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसमें कितना लगभग बजट है, कितना परिव्यय होगा, तो लगभग 3,030 करोड़ रुपया, जिसमें से 3,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा और 30 करोड़ प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब अवधि की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 मतलब 5 वर्ष के लिए ये योजना बनाई गई है। उद्देश्य क्या है, देश भर में 3 समर्पित प्लग एंड प्ले, क्या देश भर में 3 समर्पित प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित करना, ठीक है। फंडिंग मॉडल की बात करें तो प्रति पार्क 1,000 करोड़ तक की केंद्रीय सहायता मिलेगी, न्यूनतम राज्य योगदान 500 करोड़ के अधीन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भव्य रसायन योजना, नोडल मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, लगभग 3,030 रुपए करोड़ का बजट है, जिसमें से 3,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा और 30 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएगा, ठीक है। अवधि है फाइनेंशियल 2026-27 से लेकर 2030-31 की, जो कि टोटल 5 वर्ष काउंट करता है। उद्देश्य देश भर में 3 समर्पित प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित करना। अगला देखते हैं मोबाइल फोन विनिर्माण
योजना है MPMS। तो ये क्या है, सबसे पहले नोडल मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। करीब लगभग 62,500 करोड़ रुपए इसमें लगाया जाएगा। फाइनेंशियल 2026-27 से लेकर 30-31 के बीच। प्रोत्साहन की बात करें तो घरेलू घटक सोर्सिंग के लिए 1.5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, और घरेलू ब्रांडों के तहत उत्पादन, डिजाइन और R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बिक्री पर 3% प्रोत्साहन दिया जाएगा। संदर्भ की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। नॉन अदर डाउट चाइना नंबर 1 होगा, सबको पता। बात करते हैं प्रगति राष्ट्रीय पहल की, तो मंत्रालय किस मंत्रालय के अंदर आता है प्रगति राष्ट्रीय पहल, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। लक्ष्य है 20 लाख किसानों को मार्केट टेक जोड़ने के लिए, मार्केट टेक से जोड़ने के लिए 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी रूप में प्रशिक्षित करना। यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि प्रगति या प्रगति राष्ट्रीय पहल है क्या, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये चीजें फैक्ट दो एकदम बेसिक है, उतना तो याद रखिए। बात करते हैं पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट की, तो किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आता है गृह एवं सहकारिता मंत्रालय। इसको लॉन्च कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। तंत्र गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक के स्वास्थ्य पोषण को ट्रैक करने के लिए जन्म पंजीकरण आवास से जुड़ी एक यूनिट ID बनाई जाएगी। ठीक है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एक पायलट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। नीडेड 2.0 को बात करें, नीडेड 2.0 चैलेंज, तो आयोजक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मेटी एंड ड्रोन फेडरेशन। ठीक है, स्वयं पहल के तहत उद्देश्य 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए वेगा प्रोसेसर द्वारा संचालित स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोलर विकसित करना। ठीक है, तो फैक्ट याद रखिएगा, नीडेड 2.0 चैलेंज आयोजक है मेटी और ड्रोन फेडरेशन, स्वयं पहल के तहत ये आता है। ठीक है, उद्देश्य 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के लिए वेगा प्रोसेसर द्वारा संचालित विदेशी फ्लाइट कंट्रोलर विकसित करना होगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से ये भारत को एक ड्रोन के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अब बात करते हैं राज्य सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी स्पेशल भी थोड़ा बहुत पढ़ता है, तो लगे देख लेते हैं कि क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख पहले जुलाई 2026 में जो भी न्यूज रही है, तो प्रोजेक्ट गंगा 57,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। महावृक्षारोपण की बात करें 2026, तो 35 करोड़ पौधे, ठीक है, हरितिमा ऐप से ये देखे जाएंगे। और मिनी नंदनी 10 गाय डेयरी इकाइयों के लिए लगभग 50% सब्सिडी दी जाएगी। गुरु दक्षिणा शिक्षकों के लिए 5 लाख का कैशलेस मेडिकल। आइए देखते हैं इसको डिटेल में क्या क्या है यूपी में स्कीम्स जो जुलाई 2026 में इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट गंगा 57,000 ग्राम पंचायतों और 8,000 न्याय पंचायतों को हाई स्पीड गंगा फाइबर देने के लिए वन OTT हिंदुजा ग्रुप के साथ साझेदारी सीएम युवा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आ जाएगा प्रोजेक्ट गंगा क्या है, तो प्रोजेक्ट गंगा आप बिल्कुल ऐसा मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा 57,000 ग्राम पंचायत 8,000 न्याय पंचायतों को हाई स्पीड गंगा फाइबर मतलब हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें गंगा रिवर का कोई जिक्र नहीं है, ये चीज आपको याद रखना होगा। अगला महावृक्षारोपण अभियान की बात करें, महावृक्षारोपण अभियान 2026, तो एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और हरितिमा पोर्टल के जरिए जियो टैगिंग की गई। लक्ष्य 2030 तक यूपी को ग्रीन कवर, जो यूपी का ग्रीन कवर है उसको 15% करने का लक्ष्य है। तो इससे आपको 2 सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस थीम क्या थी, तो एक पेड़ मां के नाम थी। ठीक है, एक दिन में कितने पेड़ लगाया गया, तो एक दिन में लगभग थीम के तहत एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हरितिमा पोर्टल के तहत चलिए जियो टैगिंग की गई और लक्ष्य 2030 तक यूपी को 15% का ग्रीन टैगिंग करना है। ठीक है, मिनी नंदनी कृषि समृद्धि योजना की बात करें तो स्वदेशी नस्लों साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थापरकर हो गया कि 10 गाय डेयरी इकाइयों के लिए लगभग 50% सब्सिडी देने की बात की गई है। ठीक है, इसमें 23.60 लाख की लागत पर 11.60 लाख तक का मतलब 23.60 लाख की लागत पर 11.60 लाख तक देने की बात की गई है। ठीक है, ये टैगिंग इसमें अनिवार्य है, मतलब जो आप देखे होंगे जो भी पशुएं होती है उनकी ये टैगिंग की जाती है ना, तो इसमें वो चीज अनिवार्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना जिसको गुरु दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये SACHI पैकेज द्वारा लागू किया गया है। 15 लाख जो कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए, जिसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्तिगत दुर्घटना का कवर है वो 30 लाख से 80 लाख के बीच भी कवर रखा गया। बात करते हैं यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 की, तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए सौर बाढ़ लगभग 12 वोल्ट प्लस 60% सब्सिडी दी जाएगी। तो सौर क्या होता है कि जो भी जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना सरकार 85% प्रीमियम की सब्सिडी देती है। इसमें केंद्र 51% देता है, राज्य 34% और किसान खुद अपना 15% लगाना होता है।
यूपी फ्री बोरिंग योजना की बात करें 2026, तो छोटे सीमांत किसानों के लिए मुफ्त बोरवेल 50-60% तक का पंप सेट लगाया जाएगा या दिया जाएगा। तो ये जो भी यूपी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, जो भी न्यूज़ था, जो कंटेंट था, वो आप देख लीजिए। देखिए, एग्जाम को ऐसा अगर आप यूपी कर रहे हैं तो यूपी की जितनी स्कीम्स हो उसको एक पेज पे आप लिख लीजिए, ठीक है। बार बार रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन यही से बनेगा। बात करते हैं एक अन्य राज्य के लिए कौन सा, जैसे आपने यूपी पढ़ लिया, आपने सेंट्रल देख लिया, तो अन्य राज्य में कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो पूछी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में अटल आजीविका समृद्धि हाट, ठीक है, एनआर आलम द्वारा प्रबंधित ग्रामीण बाजार, और दिल्ली हीट स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट का दिल्ली सरकार एनडीए में, और जीआईजेड गिग जर्मनी की पहल है ये, ठीक है। हीट स्मार्ट स्कूल पायलट किसकी किसकी है, ये कहाँ की है, सीधा से पूछ लेगा कि हीट स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया, तो दिल्ली में। किसकी पहल है, दिल्ली सरकार एनडीए में, और ये जर्मनी की पहल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अटल जीविका समृद्धि हाट, ये किसके द्वारा, तो ये एनआरएलएम द्वारा प्रबंधित ग्रामीण बाजार के लिए, ग्रामीण बाजार द्वारा ये आयोजित किया गया है। केरल की बात करें तो डिजिटल स्क्वायर पहल प्राथमिक विद्यालयों में गेम आधारित आईटी या डिजिटल साक्षरता के लिए केआईटी का द्वारा आयोजित किया जाना है। तो ये जितनी भी योजनाएं थी, जितनी इंपॉर्टेंट थी, इनकी बात कर लिया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट जुलाई में रहा है। तो तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन की बात करें तो स्थान कहाँ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। प्रमुख द्विपक्षीय परिणाम, ठीक है, क्या क्या था, तो सेका, ठीक है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता को फास्ट ट्रैक करने पर सहमति की गई। आसान परमाणु पर समझौता किया गया, इसमें यूरेनियम आपूर्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। पैक्ट साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर साझेदारी की स्थापना की गई। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज 2028-29 के लिए भारत सैन्य प्रशिक्षित मेजबानी करेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने एनएसआईटी भुवनेश्वर में माइनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की। इसरो के गगनयान मिशन के समर्थन करने के लिए कोकस द्वीप समूह में स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया गया। कैंपस विस्तार, ठीक है, फ्लंडर्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में ये कैंपस का खोला जाएगा नया। सांस्कृतिक वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु की 3 प्राचीन पुरावस्तु नंदी, त्रिशूल और देवी भद्रकाली के संगत को वापस किया, ठीक है। ये क्या क्या था कि जो मेन बात हुई थी उसको मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। स्थान तीसरा भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेता, तो यह स्थान है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। याद देखिए, अपन मंथली पढ़ रहे हैं तो मंथली कोशिश करते हैं कि जितना कर सकते हैं कर ले। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में एक बार पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। पीएम की विदेश यात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंडोनेशिया यात्रा। पीएम मोदी इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को समर्पित जो प्रमाणन मंदिर है, जो प्रमाणन टेम्पल है, में जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया गया। और ईसीआई ने केपीयू इंडोनेशिया चुनाव आयोग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केपीयू जो वहां का चुनाव कराने वाली एजेंसी है, उनके बीच क्या हुआ, हस्ताक्षर साइन हुआ, ठीक है। अरे आपको न्यूज सुना होगा कि वो ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, ईवीएम देने की, इंडोनेशिया ईवीएम प्रणाली अपनाने की बात कर रहा है, तो उसी सिलसिले में बात किया गया था। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की यात्रा में, पीएम मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा में। तो 40 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी, कितने, 40 वर्षों में, ठीक है। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया। 2030 तक 35,000 करोड़ के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2030 रोड मैप तैयार किया गया। आगे देखते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध सूचकांक की। तो शिखर और सम्मेलन देखेंगे, कौन सा मेजबान स्थान था और मुख्य फोकस या हाईलाइट क्या रही उस जो सम्मेलन या बैठक की। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख, ठीक है, जो उनका जो शिखर सम्मेलन या बैठक हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ बेंगलुरु में, ठीक है। उसका मुख्य फोकस या हाईलाइट क्या था, अंतरिक्ष सहयोग, ठीक है, कि एक दूसरे के कैसे अंतरिक्ष की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। 16वीं एनएसए की बैठक हुई, कहाँ पे, नई दिल्ली में। एनएसए अजीत डोभाल द्वारा अध्यक्षता की गई, गैर पारंपरिक सुरक्षा के बारे में बात की गई। परिवहन मंत्री की बात करें तो ये परिवहन मंत्री की बैठक हुई कहाँ पे, नागपुर में, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 15 ट्रेड यूनियन फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, हैदराबाद में, ठीक है। मतलब शिखर सम्मेलन कहा हुआ, 15 ट्रेड यूनियन फोरम हैदराबाद में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस द्वारा आयोजित किया गया। एंटी ड्रग एजेंसियां गुवाहाटी में एनसीबी द्वारा आयोजित किया गया। महिला मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ की गई, ये कोच्चि में। महिला ट्रैक पर पहला संयुक्त बयान अपनाया। 16वीं स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ की गई, चंडीगढ़ में की गई। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी इसकी रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी। तो थीम याद रखिएगा, कभी कभी थीम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। 16वीं स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक चंडीगढ़ में की गई, थीम थी रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो वैश्विक शिखर सम्मेलन रहे उनके बारे में। तो
36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? अंकारा, तुर्की में हुआ। ठीक है, अध्यक्षता मार्क रूटे ने की। यूक्रेन के लिए 70 बिलियन की सैन्य सहायता की बात की गई। एआई गवर्नेंस पर पहला ग्लोबल डायलॉग हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूएनजीओ ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर, और भारतीय दल का निरोधक कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं एससीओ महिला फोरम 2026 में कहा हुआ? बिश्केक, किर्गिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया? अन्नपूर्णा देवी जी ने किया। ठीक है, और वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर लेते हैं तो जारी करता है आईईपी सिडनी। ये कौन सा संस्करण था? ये था 20वां संस्करण। शीर्ष पे कौन था? पहले पे आइसलैंड था, दूसरे पे न्यूजीलैंड था और तीसरे पे स्विट्जरलैंड था। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक कितना है विश्व शांति सूचकांक में? 127वीं है। स्कोर है 2.409। ठीक है, और 2025 में बात करें तो भारत की 115वीं थी। तो और नेक्स्ट देखते हैं पड़ोसी देशों के आसपास क्या है। तो विश्व शांति सूचकांक में भूटान की 16 है, श्रीलंका की 67 है, नेपाल की 111 है, बांग्लादेश की 117 है, चीन की 118 है, पाकिस्तान की 152 है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सबकी ज्यादा ही, मतलब सबकी कमी है हमसे। बात करते हैं सूचकांक एवं रैंकिंग के बारे में एक बार फटाक से। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष पे स्वीडन है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। भारत की रैंक 17वीं है, स्कोर 54.9 है। 2025 में 171 स्थान से बड़ी छलांग लगाते हुए हम 17वीं पे पहुंचे हैं। सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो एसडीआर 2026 की जारी करता यूएन एसडीएसन, जिसमें टॉप पे फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क, सबसे नीचे दक्षिण सूडान है। भारत की रैंक की बात करें 169 देशों में, 169 है 194 देशों में, स्कोर है 68.3। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो एसडीजी 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और एसडीजी 9 उद्योग और बुनियादी ढांचा। ठीक है, वैश्विक वायुसेना रैंकिंग ग्लोबल एयर पावर 2026 की बात करें तो कौन जारी करता है? WDMMA जारी करता है। शीर्ष वायुसेनाओं की बात करें तो सबसे पहले यूएसएफ आता है, फिर यूएस नेवी आता है, फिर रूसी वायुसेना आती है, फिर यूएस आर्मी आते हैं, फिर यूएस मैरीन आती है। भारतीय वायुसेना छठे नंबर पे आती है। ठीक है, और मतलब इंडियन एयरफोर्स छठे नंबर पे आती है, स्कोर है 69.4। सातवें पे आती है PLAF चीन। समग्र देश रैंक की बात करें तो भारत लगातार 5वें वर्ष विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। अगर हम टोटल समग्र देश रैंक पूरे देशों की रैंक की बात करें, ठीक है, तो लगातार 5वें वर्ष विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर भारत रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक बात करें तो जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएच। ठीक है, शीर्षक ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ठीक है, और जो बात करें वैश्विक लेवल पे तो 6.3 बिलियन में से 1.1 बिलियन लगभग 18.3% बहुआयामी रूप से गरीब है। ठीक है, और जिसमें से 51% बच्चे हैं। भारत के मैट्रिक्स की बात करें तो गरीबी दर 55.1 2005-6 से गिरकर 16.4 2019 से 21 के बीच हो गई है। और भारत ने लगभग 41.4 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को जो एमपीआई है, ठीक है, वो है 0.069। बात करते हैं विश्व के सबसे खुशहाल शहर की, तो शीर्ष पे है बाथ जो कि यूके में है, सेकंड पे है पनामा और तीसरे में है ग्वाडलजारा जो कि मैक्सिको में है। भारतीय शहरों में बात करें तो जयपुर जो कि टॉप 10 के अंदर आता है, वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पे है और टॉप 10 में से एकमात्र शहर जयपुर है। ठीक है, जो विश्व के सबसे खुशहाल शहर में आता है। अब बात करते हैं रक्षा सुरक्षा के बारे में। तो नौसेना के विकास के बारे में बात करते हैं तो आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील फ्रिगेट विशाखापट्टनम में पूर्वी बेड़े का कमीशन किया। ठीक है, जिसमें से 75% स्वदेशी सामग्री है। नामकरण उड़ीसा की पूर्वी घाटी चोटी पे हिसाब से किया गया। ठीक है, महेंद्रगिरी आपको पता है कि उड़ीसा में एक पूर्वी घाटी पे एक चोटी है, उसका नाम महेंद्रगिरी है और उसी के नाम पे महेंद्रगिरी आईएनएस महेंद्रगिरी का नामकरण किया गया। ठीक है, आईएनएस मालवाड़ कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, माहे क्लास कारवार कर्नाटक में ये कमीशन किया गया। आईसीजीएस की बात करें, आईसीजीएस अच्छे की तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित नई पीढ़ी का फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी बोलते हैं, जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। और डिकमिशनिंग की बात करें तो 55 साल की सेवा के बाद सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर फ्लीट को डिकमीशन किया गया है। ठीक है, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई से। हथियार प्रणाली और परीक्षा की बात करते हैं। ठीक है, क्या जुलाई में इंपॉर्टेंट रहा है तो कुशा। ठीक है, LRSAM प्रशिक्षण डीआरडीओ द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया गया। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कुशा क्या है। ठीक है, इसका परीक्षण कहां से किया गया, तो याद रखिएगा कि ये
स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, याद रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अब गरुड़ास्त्र की बात करें तो भारत का सबसे भारी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोटार सिस्टम है। ठीक है, जो कि नीबेल इंटो द्वारा विकसित किया गया महो एमपी में। ठीक है, टेस्ट किया गया, नीबेल इंटो द्वारा विकसित किया गया और महो एमपी में इसका टेस्ट किया गया और 60 सेकंड में लगभग 12 राउंड फायर करता है। भार्गवस्त्र की बात करें तो एंटी ड्रोन सिस्टम है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा भार्गवस्त्र क्या है, तो ये भार्गवस्त्र क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, और एसडीएल द्वारा विकसित किया गया ड्रोन स्वार्म को बेअसर करने के लिए 10 सेकंड में 64 माइक्रो मिसाइल दागता है। रडार रेंज 10 किलोमीटर बड़े ड्रोन और 6 किलोमीटर माइक्रो रेंज में काम करता है। बात करते हैं युद्ध अभ्यास एवं संचालन की, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 कहाँ, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय राफ मतलब हवाई युद्ध अभ्यास किया गया, लगभग 19 देश इसमें शामिल थे। ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस की बात करें तो एसएनसी कोच्चि में किया गया, सीएमएफ सीटीएफ 154 बहुपक्षीय समुद्री प्रशिक्षण इसमें किया गया। ऑपरेशन जल राहत की बात करें तो असम में किया गया है और शिव सागर चराईदेव जोरहाट में भारतीय सेना का बाढ़ रहित अभियान चलाया गया। ऑपरेशन जल राहत याद रखेगा, कहाँ पे, असम में शिवसागर चराईदेव जोरहाट में भारतीय सेना का बाढ़ राहत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। समुद्र प्रशिक्षण की बात प्रतिछेड़ा की बात करें तो पहला त्रिसेवा अखिल महिला वैश्विक परिभ्रमण लगभग 314 दिन का रहा और आईएएस भी त्रिवेणी में किया गया। तो याद रखिएगा, ये सब डिफेंस वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नौसेना का पढ़ लीजिएगा, हथियार प्रणाली वेपन सिस्टम के बारे में और एक्सरसाइज और ऑपरेशन जो भी जुलाई में इंपॉर्टेंट रहे उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पुरस्कार सम्मान और नियुक्तियों के बारे में जो भी जुलाई में इंपॉर्टेंट हुई है, जो ऐसा है कि एग्जाम में पूछा सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सशस्त्र का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पीएम मोदी जी को दिया गया। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिटिंग आदिपूर्णा मोदी जी को दिया गया। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 डोभाल साहब को दिया गया और यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप और 2026 सुनील भारती मित्तल जी को दिया गया। सांख्यिकी में शुकत में राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अरूप बोस को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 जमीर वजीर द सरपेंट इन द ग्रेव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो जमीर वजीर, ठीक है, द सरपेंट इन द ग्रेव को दिया गया। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो एआई और उभरती तकनीक के उपयोग के लिए आईसीएमआर माइंड्स को दिया गया। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारत के एनपीआर 13.78 करोड़ अनुदान इंटेक के साथ बहाल किए गए ज्येष्ठ वर्ण महाविहार ललितपुर नेपाल को दिया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो टॉप 10 में से टॉप 10 में रिकॉर्ड 7 भारतीय स्कूल रहे, जिसमें से हेल्दी लिविंग सेट आनंद राम जयपुरिया लखनऊ रहा है कम्युनिटी, और सेट एमआर जयपुरिया लखनऊ और हेल्दी प्लेनेट नोएडा इनमें से शामिल है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा। देखिए, ये क्वेश्चन विश्व सर्वश्रेष्ठ स्कूल में दो याद रखिएगा, सेट आनंद राम जयपुरिया लखनऊ में, ठीक है, और हेल्दी प्लेनेट नोएडा, ये विश्व सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की लिस्ट में शामिल किए गए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो वो है बेस्ट फिल्म है आर्टिकल 370। बेस्ट डायरेक्टर है राजकुमार पेरियासामी, किसके लिए, अमरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर है ममूटी, ठीक है, बेस्ट एक्टर है ममूटी और ब्रह्म युगम के लिए, और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए। मूवी आपने देखी होगी। बेस्ट एक्ट्रेस मिला यामी गौतम को, किसमें, आर्टिकल 370 में एक्टिंग करने के लिए। अगला फैक्ट देखते हैं, प्रमुख नियुक्तियां जो भी जुलाई 2026 में प्रमुख नियुक्तियां हुई उसको देख लेते हैं। तो कीको फुजिमारो कहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये नियुक्ति पर पेरू के राष्ट्रपति। खास बात क्या है कि पहली निर्वाचित महिला राष्ट्राध्यक्ष हुई है, जोस मारिया बाल्काजार की जगह इन्होंने ली है। एनडी बर्नहेम की बात करें तो यूके के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, और ये लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, किसकी जगह पे, कीर स्टारर की जगह पे। विश्वनाथन आनंद अंतरिम अध्यक्ष चुने गए हैं, किसके, फीडे के। ठीक है, अनुराग जैन की बात करें तो सीईओ है नीति आयोग के, और ये विश्वनाथन आनंद अंतरिम अध्यक्ष फीडे के। अर्किडी डोकोविच के निलंबित होने के बाद फीडे के अनुच्छेद 19.2 के तहत ये बने हैं। अनुराग जैन सीईओ है नीति आयोग के, पूर्व मुख्य सचिव एमपी निधि शिपर की जगह पे बने हैं। अमित गर्ग की बात करें तो निदेशक है एनसीआरबी के, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक। अमित कुमार की बात करें तो निदेशक है एसपीसी के, ठीक है, आलोक शर्मा की जगह इन्होंने लिया है। हरजीत सिंह ग्रोवाल की बात करें तो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, एस मुनावरी बेगम उपाध्यक्ष के साथ ये नियुक्त किए गए। अब बात करते हैं अगला, देखते हैं खेल और संस्कृति में क्या इंपॉर्टेंट है जुलाई 2026 में।
तो क्रिकेट और टेनिस से न्यूज देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, 15 वर्ष 99 दिन इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने खेला। तो पहले सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रिकॉर्ड था, अभी वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और सफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल 50 मारने वाला खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी है। 15 वर्ष 118 दिन का मतलब जब ये था तब उन्होंने T20 में मारा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 गेंदों में। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का 10वां संस्करण था। ये मेजबान इंग्लैंड और वेल्स ने किया था, विजेता ऑस्ट्रेलिया, 7वां खिताब जीता, इंग्लैंड को हराया। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो तो बेथ मुनी। भारत बनाम इंग्लैंड महिला टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया। भारत 270 रन से जीता। यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में टेस्ट तक बनाने वाली पहली महिला बनी। विंबलडन 2026 की बात करते हैं तो ये कौन सा 139वां संस्करण था। ठीक है, पुरुष सेकंड तो जेनेविक सिनर इटली के अलेक्जेंडर जेवेरोव जर्मनी को हराया। महिला एकल की बात करें तो लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक ने कोरोलिना मुर्चोवा को हराया। फीफा विश्व कप इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो मेजबान कौन था? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए था। 16 शहरों में आयोजित किया गया। मैक्सिको 3 बार मेजबानी करने वाला पहला देश बना। प्रारूप 48 टीमें थी, 104 मैच हुआ। फाइनल कहाँ खेला गया? न्यू जर्सी में। शुभांकर क्या था? मैपल था। ठीक है, चैंपियन की बात करें तो स्पेन रहा है, किसको? अर्जेंटीना को हरा के। दूसरा खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता है, और इस बार भी स्पेन चैंपियन रहा है। किसको रहा है? अर्जेंटीना को रहा है। ठीक है, स्पेन एक साथ पुरुष और महिला विश्व कप दोनों रखने वाला पहला देश बन गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि स्पेन एक साथ पुरुष और महिला विश्व कप दोनों रखने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, गोल्डन बूट की बात करें तो किलियन एम्बापे, इन्होंने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, फ्रांस के हैं, 10 गोल मारे हैं, 22 पूरे कैरियर गोल में मतलब मारे हैं। इसी के साथ इन्होंने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गोल्डन बॉल इसको मिला तो ये रोड्री जो कि स्पेन के हैं उनको मिला है। बात करते हैं संस्कृति और त्योहार के बारे में, तो अंबुबाची मेला याद रखिएगा कहाँ लगता है? गुवाहाटी में लगता है, कामाख्या मंदिर में। ठीक है, गुवाहाटी में इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पूर्व का कुंभ किसे कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को लगता है। कहाँ लगता है? माँ कामाख्या में लगता है। ठीक है, गुवाहाटी असम में स्थित है। क्षीर भवानी मेला, ठीक है, कश्मीरी पंडितों द्वारा माता राजाना देवी मंदिर, तिरुमला गंदरबल जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव, हेमिस मठ लद्दाख में गुरु पद्मबो की जयंती पर यह मनाया जाता है। बेंदुल महोत्सव तेलंगाना में आषाढ़ माह में देवी महाकाली को यह समर्पित किया गया ये महोत्सव। ठीक है, अगला देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें और निधन। तो सबसे पहले 1 जुलाई को नवा जीएसटी दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत। 1 जुलाई को फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। डॉक्टर बीसी राय के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी कॉर्पोरेटिव्स फॉर अ पीपुल्स वर्ल्ड। ठीक है, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। थीम फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम। 10 जुलाई को 25वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। ठीक है, डॉक्टर अली कुनी और डॉक्टर चौधरी के मेजर काप्शन 1957 के सफल प्रदर्शन के याद में। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, सबको पता होगा। ठीक है, थीम क्या है? रिहाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल। विश्व 11 जुलाई को ये हो गया, जनसंख्या दिवस हो गया। फिर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर फ्यूचर। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। थीम थी सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। अपोलो 11 मून की लैंडिंग हुई थी 1969 में, इसी की याद में 20 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 जीत की याद में यह ऑपरेशन विजय मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 2015 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये देखिए, आप जुलाई है, एक महीना है, अगर आप ऐसे महीने वाइज ये अब ये कितना है, अगर आप देख लोगे ना, ये 8-10 जो भी है तो दिमाग में रहेगा। एक साथ आप उठाओगे तो इतने डेट नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन अगर महीने वाइज देखोगे ना तो दिमाग में चलता रहेगा, बना रहेगा। बात करते हैं पुस्तक की, तो आरएसएस @100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइसेस, जिसके लेखक है श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। इसमें अध्याय स्वयं सेवक इज पीएम द मोदी एरा भी शामिल है। ठीक है, गिव डाटा ऐप की, अब कुछ ऐप की बात कर लेते हैं। गिव डाटा ऐप गहरे समुद्र मछली प्रजातियों की रिपोजिटरी के लिए बनाया गया है। आईसीआर CMFRI द्वारा लॉन्च किया गया। और नेफेक्स.in, नेफेड का डिजिटल ई नीलामी पोर्टल है, अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। तीजन बाई, छत्तीसगढ़ का महान पंडवानी लोक गायिका का निधन हुआ है। ठीक है, और यह पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण मिला था 2019 में। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, भारत के ब्रिजमैन कहा जाता है इनको, कर्नाटक के इंजीनियर थे। लगभग 140 प्लस ब्रिज बनाए थे इन्होंने। ठीक है, एस जानकी दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है चारों लोग की। तो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है,
ऑब्शरीज के भी पूछ लेता है, किंग इद्दत वाला पूछ लेता है, तो पढ़ लीजिएगा कि ये लोग फेमस थे। केसरी चंद्र मालू वीणा म्यूजिक के संस्थापक माना था, राजधानी और राजस्थानी भाषा के आंदोलन के नेता थे। इन चारों लोग की जुलाई में डेथ हुई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा था जुलाई मंथ का करंट अफेयर। इसको आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कंटेंट पूरा बहुत बढ़िया कंटेंट है, और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसका पीडीएफ है पूरा पूरा जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया, इसका पूरा पीडीएफ है। आप काम करिएगा, एक दो बार ये पीडीएफ पूरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें हर चीज को बहुत वेल ऑर्गेनाइज करके दिया गया है। जैसे जैसे वहां मैंने बताया ना कि रैंकिंग वगैरह इसमें चार्ट है, वीपो हो गया, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो मैंने वो स्लाइड बनाई थी, यहाँ पे मैंने पूरा लगभग 15-16 पेज की पीडीएफ है, पूरे जुलाई मंथ की करंट अफेयर है। आप इस पीडीएफ को जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अपने ग्रास रूट अकेडमी की कुछ पीडीएफ है, इसमें पूरे जुलाई महीने का करंट अफेयर कंपाइल करके अच्छे से रखा गया है। आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो पूरा जुलाई महीने का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी उसमें यूपी सोशल का भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको भी डाला गया। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।